नमस्कार साथियों। सभी पहले से परिचित हैं कि आज हम व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। वस्तुतः हम जानते हैं कि व्यक्तित्व शब्द एक सामूहिक परिस्थिति का परिचायक है, ना कि किसी विशेष एक गुणधर्म का परिचायक है। यानी कई गुणधर्मों के समन्वय को व्यक्तित्व कहते हैं। जैसा आप यहाँ अभी पहली स्लाइड में देख रहे हैं, अलग अलग प्रकृति के कुछ यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। आपने समाज में भी देखा होगा कि हम सभी किसी न किसी कारण से एक दूसरे से भिन्न हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई ज्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है, कोई हर परिस्थिति को बड़े ही गंभीरता से देखता समझता है, दूसरा किसी भी गंभीर परिस्थिति को भी बड़े आसानी से हैंडल करता है। किसी को अपने साथ साथ अपने समाज, घर परिवार और बाकी देश दुनिया की, प्रकृति की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हुए देखा जाता है। वहीं किसी को अपने लिए भी, अपने घर परिवार के लिए भी, अपनी परिस्थितियों के लिए भी, समाज के लिए भी और प्रकृति के लिए भी स्वयं समस्या बनते हुए देखा जाता है। इससे यह तो क्लियर है, यह तो स्पष्ट है कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। तो यह जो वैयक्तिक रूप से हम सबको भेद करके, अंतर करके जो भी गुणधर्म हमें दिखाई देते हैं, ये सारे गुणधर्म, सारी विशेषताएं व्यक्तित्व के परिचायक होती हैं। हम जानते हैं कि व्यक्तित्व है वस्तुतः मानसिक और दैहिक गुणों का एक गतिशील संगठन, जो कि बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। यानी जो व्यक्तित्व जिस प्रकार का हमारा आज है, जिस तरह से हमारा शारीरिक ढांचा आज है, जिस तरह से हमारे विचार आज आते हैं, ठीक ऐसे ही विचार, यही क्रियाकलाप और इसी प्रकार का हमारा शारीरिक आकार प्रकार भविष्य में भी नहीं होगा। सुबह से शाम तक की हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं, वो और हमारे द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, वो सबके साथ एक जैसा नहीं किया जा सकता है, हमेशा यह बदलता रहे। इसलिए शारीरिक गुण मतलब शरीर में विद्यमान गुण, हमारी स्टेमिना, विल पावर, हमारा हेल्थ, हाइट, ये सब सारी चीजें। और मानसिक गुण मतलब विचार सरणी, क्रियाकलाप, परिस्थिति को देखने का नजरिया, समस्या समाधान करने की विधा, परिस्थिति, यह सब मानसिक कारण। तो शारीरिक और दैहिक, दैहिक मतलब शारीरिक और मानसिक, इन दोनों का जो गतिशील संगठन है उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। परीक्षण का यह सामान्य तात्पर्य है कि वास्तव में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग व्यक्ति के गुणधर्म के आधार पर उनका नामकरण किया है कि कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है, कोई जो है कफ प्रवृत्ति का है, कोई वात प्रवृत्ति का है, कोई पित्त प्रवृत्ति का है। तो इस प्रकार का जो भेद है, इन भेद के आधार पर लोगों को हम समूह में विभाजित कर पाए कि यह व्यक्ति इस तरह का है। यह तब कर पाएंगे जब उसका हम परीक्षण करेंगे। इस व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब एक संदर्भ उठता है कि व्यक्तित्व परीक्षण करके वास्तव में किसी एक व्यक्ति का एक बार परीक्षण करके उसका निर्धारण किया जा सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मनोवैज्ञानिक के लिए किसी एकमात्र परीक्षण के आधार पर किसी का व्यक्तित्व निर्धारित कर देना इतना आसान नहीं है। फिर हम क्यों सीख रहे हैं? तो हमारा उद्देश्य है आप सभी जो अभी बीएड शिक्षा शास्त्री के विद्यार्थी हैं, वे भविष्य में अपने बच्चों में विद्यमान जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पर उन विशेषताओं को देख करके, उनको चिन्हित करके और उनको तत्त क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित कर पाए। इतना मात्र उद्देश्य है हमें व्यक्तित्व परीक्षण करने का। आप जानते हैं कि आपकी रुचि कुछ और है, बहुत सारे ऐसे हैं। कोई जबरदस्ती बीएड कर ले रहा है, किसी ने इसलिए कर लिया क्योंकि उसके साथी कर रहे हैं, कोई इसलिए कर रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे बीएड कर लेने से भी कभी भी कोई योग्य शिक्षक नहीं बन सकता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो और जबरदस्ती अनमनस्क ढंग से यदि वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर ले, तो ना ही समाज का कल्याण कर पाएगा और न वो अपना कल्याण कर पाएगा। इसीलिए व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर हम
व्यक्ति में निहित विशेषताओं को चिन्हित करके, बच्चों में निहित विशेषताओं को चिन्हित करके हम बता सकते हैं, उनके अभिभावकों से बात कर सकते हैं, स्वयं बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे भविष्य में एक योग्य नागरिक देश को मिले और वो उस व्यक्ति को भी अपने रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिले, कार्य करने का अवसर मिले। अन्यथा जो भी इस समय सामाजिक दुष्परिणाम है, बच्चे तमाम अवसाद के शिकार हो रहे हैं, ये तमाम समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं का समाधान इसी से हो सकता है जब हम व्यक्तित्व परीक्षण करके व्यक्ति में निहित गुणधर्मों के आधार पर उसको अपना रास्ता तय करने के लिए प्रेरित कर सकें। आइए इसके बारे में हम वस्तुतः परीक्षण करके एक प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं उसके बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब आप पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सर्वप्रथम प्रतिवेदन के क्रम में यदि व्यक्तित्व परीक्षण कर रहे हैं तो पहले व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, 1-2 पैराग्राफ। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं, और इतना ही नहीं लिखना है, आपने जो समझा उसको 1 पेज आप लिख सकते हैं। यथा अत्र लिखितं प्राणिनः मनोदैहिक गुणानां गत्यात्मकं संघटनं व्यक्तित्वं कथ्यते, यत् व्यक्तेः दैनिक व्यवहारेण कार्याचरणेन च परिलक्ष्यते। आङ्ग्लभाषायाः पर्सनालिटी शब्दस्य हिंदी रूपान्तरणमिदं व्यक्तित्वम्। अत्र भवद्भिः इतोपि किञ्चित् वृद्धिः कर्तुं शक्यते, यत् सामान्यतः वयं जानीमः यत् मनोदैहिकगुणाः इत्युक्ते मानसिकगुणाः, विचाराः यत्र समागच्छन्ति तदेव मनो मनो वस्तुतः मस्तिष्कं पुनः विचारः, अनयोः समन्वयः एव अत्र मानसिकगुणेन स्वीक्रियते। तर्हि मानसिकगुणानां पुनः दैहिकगुणानाम् इत्युक्ते शरीरे विद्यमानं यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तद् गुणं दैहिकगुणं कथ्यते। तर्हि मानसिकगुणानां दैहिकगुणानां गत्यात्मकं संघटनमिदं व्यक्तित्वम्। अस्य यत् व्यक्तेः दैनिकव्यवहारेण कार्याचरणेन च परिलक्ष्यते। वस्तुतः कः जनः कियान् समर्थः वर्तते, कस्मिन् क्षेत्रे कस्य रुचिः वर्तते, किं कार्यं सः कुशलतया सम्पादितुं शक्नोति इत्यादिकं सम्पूर्णमपि तस्य कार्यव्यवहारेणैव ज्ञातुं शक्यते। अतः दैनिक कार्यव्यवहारेण कार्याचरणेन च परिलक्ष्यते यत् व्यक्तित्वम् अस्य व्यक्तेः कीदृशं वर्तते। आङ्ग्लभाषायाः पर्सनालिटी शब्दस्य इदं रूपान्तरणं वर्तते। आदौ यूनानक्षेत्रे नाटकानां मञ्चनप्रसङ्गे नटाः प्रस्तूयमानस्य चरित्रस्य मुखावरणं धृत्वा मञ्चनं कुर्वन्ति स्म। तदावरणमेव पर्सोना शब्देनाभिव्यञ्जते। अस्मिन् अर्थे पर्सनालिटी शब्दस्य अर्थो भवति बाह्यावरणम्, अर्थात् बाह्यकृतिना वेशभूषया आचरणव्यवहारेण च निर्धारितं भवति व्यक्तित्वम्। आशयः वर्तते यत् अत्र भवन्तः इतोपि किञ्चित् वृद्धिं कुर्वन्तु, यत् यूनानक्षेत्रे वस्तुतः यदा नटाः नाटकानां मञ्चनप्रसङ्गे यस्य चरित्रस्य प्रदर्शनं कुर्वन्तः भवन्ति स्म, यथा भारते अपि वयं पश्यामः रामलीला भवति। भगवतः रामस्य जीवनचरितं प्रस्तोतुं यः नटः रामस्य भूमिकां निर्वहति सः रामस्य मुखावरणं धृत्वा एव रामवत् आचरणं मञ्चे करोति, यद् दृष्ट्वा जनाः अयमेव रामः इति ज्ञात्वा तस्मिन् रामस्य प्रतिकृतिं पश्यन्तः भवन्ति। वयं सुप्रसिद्धस्य व्यक्तेः अरुण गोविल महोदयस्य अत्र प्रसङ्गं स्वीकुर्मः। सः महोदयः रामस्य जीवनचरितम् एव तत्र रामायणे इत्याख्ये यत् श्रृङ्खलाबद्धं चलचित्रं वर्तते तत्र प्रस्तौति। तर्हि स एव रामः इति मत्वा अद्यत्वे समाजे सर्वे तं दृष्ट्वा अयमेव रामः इति व्यवहरन्ति। तस्य पुरतः रामस्य पुरतः यथा आचरणं करणीयं तद्वदेव आचरणं कुर्वन्ति। स एव रामः इति मत्वा ते नमन्ति अपि। अतः इत्थमेव यूनानक्षेत्रे यस्य व्यक्तेः वस्तुतः आकृतिं, यस्य व्यक्तेः गुणानां प्रस्तुतिनिमित्तं नटाः तस्य आवरणं धृत्वा कार्यं कुर्वन्ति स्म, मञ्चनं कुर्वन्ति स्म,
तर्हि तद् आवरणं दृष्ट्वा अयमेव सः जनः इति बोधः जायते स्म। तदेव पर्सोना शब्दः कथ्यते। पर्सोना इत्युक्ते मुखावरणं, येन आवरणेन कश्चन जनः रामः न भवति तथापि रामलीलायां रामवत् ज्ञायते, तद् आवरणमेव, सा वेशभूषा एव, सा तद् मुखावरणमेव पर्सोना कथ्यते। अनेन पर्सोना शब्देन पर्सनालिटी शब्दस्य वस्तुतः आङ्ग्लभाषायां पर्सनालिटी शब्दस्य प्रचलनम् अभवत्, आविष्कारः अभवत् इति वक्तुं शक्यते। इत्थं बाह्यकृतिना अथवा वेशभूषया आचरणव्यवहारेण च निर्धारितं भवति व्यक्तित्वम्। इत्यनेन ज्ञातुं शक्यते, ज्ञायते यत् वेशभूषया उच्यते यत् अस्य पर्सनालिटी एतादृशी वर्तते, अस्य अयं जनः रामवत् दृश्यते, अतः एतस्य व्यक्तित्वं रामवत् वर्तते। अत एव समाजे वस्तुतः जनाः वदन्ति रामवत् व्यवहर्तव्यं न तु रावणवत्। तदेव पर्सनालिटी शब्देन ज्ञायते। भारतीय ज्ञान परंपरायां पश्यामश्चेत् व्यक्तित्वं परिभाषितुं चरित्र शब्दस्य अथवा वृत्त शब्दस्य उपयोगः जायते। वृत्तं चरित्रं वा तद्भवति यत् न अस्माकं सम्पूर्ण वृत्त शब्द वस्तुतः वृत्त इत्युक्ते केन्द्रबिन्दुः, केन्द्रबिन्दुना एव ज्ञायते यत् अस्य परिधिः कियत् परिमितं भवितुम् अर्हति। अतः वृत्तेन ज्ञाते तस्य संपूर्णम् एकेन व्यवहारेण ज्ञातुं शक्यते यत् अयं जनः एतादृशः स्यात्, तदेव वृत्तं। चरित्रं किं? चरित्रम् इत्युक्ते चरणम्, आदिनं यस्य जनस्य यादृशः व्यवहारः भवति समाजे प्रत्येकम् अपि जनेन सह यथा व्यवहरति तदाधारेण उच्यते यत् तस्य चरित्रम् इत्थं वर्तते। तर्हि अधुना व्यक्तित्व शब्दः यः उपयुज्यते सः शब्दः वस्तुतः पर्सनालिटी शब्दस्य हिंदी रूपान्तरणं वर्तते। भारतीय ज्ञान परंपरायां यदि पश्यामश्चेत् चरित्रमेव व्यक्तित्व शब्दस्य परिचायकं वर्तते, अथवा वृत्तमेव व्यक्तित्व शब्दस्य परिचायकः वर्तते। अतः एव उच्यते यत् वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च। वृत्तं तु आगच्छति गच्छति, किन्तु वृत्तं यत् जीवनचरितं वर्तते, यद् व्यक्तित्वं वर्तते, तद् यत्नेन तस्य रक्षणं करणीयम् इति। इतः अनन्तरं भवद्भिः द्वित्राणाम् अथवा पंच मनोवैज्ञानिकानां परिभाषाम् अपि लिखन्तु। यथा आल्पोर्ट् महोदयः निगदति, व्यक्तित्वं व्यक्तेः मनोदैहिकगुणानां तादृशं गत्यात्मकं सङ्घटनमस्ति यत् व्यक्तेः वातावरणं प्रति समायोजनं निर्धारयति। स्पष्टमेव अस्माभिः चर्चा पूर्वमपि कृता वर्तते यत् व्यक्तित्वमेव निर्धारयति यत् अस्माकं व्यवहारः कीदृशः समाजे स्यात्। वयं यथा गृहे व्यवहरामः, यथा स्वस्य समूहे व्यवहरामः, तद्वदेव कक्षा कक्षे, तद्वदेव विविध कार्यालयेषु न व्यवहरामः। व्यवहारे परिवर्तनं दृश्यते एव। कक्षा कक्षे छात्रस्य व्यवहारः छात्रवत्, अध्यापकस्य व्यवहारः अध्यापकवत् एव भवति। तर्हि यथा वातावरणं परिवर्तते तथा अस्माकं व्यवहारोऽपि परिवर्तितः स्यात्। तादृशे परिवर्तने वस्तुतः समायोजने च साहाय्यम् आचरति व्यक्तित्वम्। पुनः गथरी महोदयः लिखति यत् व्यक्तित्वं तत् सामाजिक महत्वाभ्यासः अभ्यास संस्थानाञ्च अस्ति यत् सुस्थिरम् अपरिवर्तनशीलं च वर्तते। अस्य महोदयस्य एकमेव कथनं वर्तते यत् समाजः यथा अस्मान् निर्दिशति, शिक्षते, तद्वदेव व्यवहारः अस्माकं व्यक्तित्वे वस्तुतः समाहितः भवति। अतः एव सः व्यवहारः वस्तुतः अपरिवर्तनशीलः एव भवति। वयं पश्यामः यथा मातृभाषायाः अस्माकम् अभ्यासः भवति, तद्वदेव अभ्यासः सर्वत्र समागच्छति अस्माकं जीवने। कश्चन मार्ग शब्दस्य उच्चारणं यदि मार्ग करोति, वैल्यू शब्दस्य उच्चारणं यदि वैल्यू करोति, तर्हि सर्वत्र तस्य उच्चारणं तद्वदेव दृश्यते। अतः एव अपरिवर्तनशीलाः व्यवहाराः एव व्यक्तित्वस्य परिचायकाः इति वदति गथरी महोदयः। आइजनेक महोदयः अत्र वदति यत् व्यक्तित्वं व्यक्तेः प्रेरणात्मक व्यवस्थायाः सापेक्षं स्थिरं च संघटनम् अस्ति।
यस्योत्पत्तिः जैविकान्तर्नोदस्य सामाजिक भौतिक वातावरणस्य अन्तःक्रियायाश्च फलं भवति। किञ्चित् अत्र विस्तारं करोति आइजेनेक महोदयः। सामान्यतः एतदेव एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थायाः सापेक्षं स्थिरं च संघटनं व्यक्तित्वं वर्तते। अभिप्रेरणात्मकम् अर्थात यान् गुणान् मयि वर्तते अथवा भवति वर्तते, तान् गुणान् दृष्ट्वा कश्चन यदि अभिप्रेरितः जायते तर्हि त एव गुणाः तस्य व्यक्तेः व्यक्तित्वस्य निर्धारकाः गुणाः सन्ति। यथा महात्मा गान्धिनः पंडित मदन मोहन मालवीयस्य केचन गुणाः यदि अस्मान् प्रेरयन्ति यत् अस्माभिरपि तपोनिष्ठरूपेण समाजाय किमपि दातव्यं करणीयं चेत् त एव अभिप्रेरणात्मक व्यवस्थायाः तदेव सापेक्षं स्थिरं च संघटनं व्यक्तित्व नाम्ना ज्ञायते। इस प्रकार से ये आप थोड़ा सा परिचय लिखेंगे, कुछ परिभाषाएं, 4-5 परिभाषाएं लिख लेंगे। उसके बाद से इसको एक बार समराइज करें, इसको उपसंहारात्मक रूप से लिखेंगे कि प्रायः दृश्यते यत् प्रकृत्या जनाः भिन्नाः भवन्ति, परं जनाः कथं भिन्नाः भवन्ति इति चेत् तत्र तेषां व्यक्तित्वं कारणं भवति। अस्माभिः यथा पूर्वं चर्चा कृता यत् जनाः स्वस्य कार्यव्यवहारेणैव पृथक् पृथक् समूहेषु दृश्यन्ते, तर्हि कारणं यद् भवति भिन्नतायाः तत् कारणं व्यक्तित्वमेव वर्तते। अर्थात ये गुणाः राजन्ते त एव भिन्नाः भवन्ति। यथा अस्माभिः उदाहरणं स्वीकृतं महात्मा गान्धिनः, पंडित मदन मोहन मालवीयस्य, तेषु ये गुणाः भिन्नाः सन्ति। मालवीय महोदयः समाजस्य उपकारार्थं एतादृशस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापनाम् अकरोत् यत् भारत सर्वकारस्य कृते नैव अपितु विदेशेषु याः संस्थाः सन्ति तेषां कृते अपि आदर्शवत् वर्तते। तर्हि अयं विशेष यः गुणः वर्तते तदेव राजते। तर्हि ये गुणाः राजन्ते त एव गुणाः भिन्नाः भवन्ति। तेनैव कारणेन तेषां व्यक्तित्वम् एतावान् महान् वर्तते। अथवा गुणेषु समागताः भिन्नताः एव वैयक्तिक भिन्नतायाः कारणानि भवन्ति। अपि च शिक्षाशास्त्रदृष्ट्या बालकानां व्यक्तित्व निर्धारणम् आवश्यकं भवति। सर्वप्रथमं विचारणीयं यत् कैः कारणैः व्यक्तित्वं भिन्नं भवति। अतोऽत्र विचार्यते यत् कानि प्रभावकानि कारकाणि सन्ति यानि व्यक्तित्वं प्रभावयन्ति। अर्थात सामान्यतः केन कारणेन व्यक्तित्वे वैभिन्यं दृश्यते, भिन्नता दृश्यते। तर्हि प्रथमतया शारीरिक कारणानि। शारीरिक दृष्ट्या कश्चन लम्बकायः भवति, कश्चन लघुकायः भवति, कश्चन स्थूलकायः भवति, अपरः इतोपि महद् स्थूलकायः, कश्चन कृशकायः। एतानि कारणानि सन्ति येन शारीरिकरूपेण वयं समानाः न स्मः। कश्चन सुडौल इति कथ्यते, कश्चन अतीव स्थूलः इति कथ्यते, मोटा है बहुत ज्यादा, कश्चन उच्यते बहुत लंबु, तस्य नामकरणमेव भवति, लंबकायः भवति अथवा लंबु इति। इत्थं शारीरिकानि कारणानि, पुनः वंशानुक्रमधारितानि कारणानि। वंशानुक्रमेण ये गुणाः स्थानान्तरिताः अभवन् तेषां कारणेन वयं यदि भिन्नाः स्मः, अर्थात ईश्वरीय प्रदत्तं किमपि अस्मत्सु वर्तते यदाधारेण वयं सर्वेपि भिन्नाः स्मः। अस्माकं रुचिः अभिरुचिः वा पृथक् पृथक् क्षेत्रेषु वर्तते। तद्वदेव तस्मिन्नेव क्षेत्रे अस्माकम् अवधानमपि भवति, तत्रैव अस्माकं विशेषज्ञता अपि दृश्यते। पुनः वातावरणाधारितानि कारणानि। वातावरणाधिकारेण वेशभूषया आकृतिरूपेण आकृत्याः आधारेण वयं समानाः न स्मः। कश्चन वस्तुतः सुदूर पर्वतीय क्षेत्रेषु वसति, तस्य वेशभूषा पुनः भोजनादिकं संपूर्णं भिन्नं वर्तते। तदाधारेण तेषां व्यक्तित्वं पृथक् दृश्यते। कश्चन उष्णक्षेत्रेषु वसति, तेषां व्यक्तित्वं भिन्नं दृश्यते वेशभूषया। यथा केरल क्षेत्रस्थः कश्चन वर्तते, तस्य वेशभूषा पृथक्, तस्य आहारव्यवहारः पृथक्,
कश्चन उत्तराखण्डे अथवा हिमाचलप्रदेशे इत्येतेषु राज्येषु पर्वतीयक्षेत्रेषु वसति तस्य वेशभूषा कार्यशैली सम्पूर्णापि पृथक् पृथक् भवति। अतः एतानि कारणानि वातावरणाधारितानि कारणानि भवन्ति। पुनः समाजशास्त्रीयं कारणं यस्मिन् समाजे वयं निवसामः तस्य समाजस्य कानिचन मूल्यानि भवन्ति, केचन विश्वासाः भवन्ति। तेषां विश्वासानाम् अनुपालनेन अस्माकं व्यक्तित्वमपि तादृशमेव दृश्यते। अत एव भारतीयानां यथा भारतीय भारतीया परंपरा पृथक वर्तते, विश्वास परंपरा पृथक वर्तते, पाश्चात्यानां पाश्चात्य परंपरा पाश्चात्य विश्वास परंपरा पृथक वर्तते। अतः सामाजिक कारणानाम् आधारेण अपि वयं भिन्नाः स्मः। पुनः मनोवैज्ञानिकानि कारणानि कानिचन भवन्ति, यानि वस्तुतः मस्तिष्कस्य कार्यव्यवहारेण व्यवहारेपि परिलक्ष्यन्ते, शारीरिकक्षेत्रेषु अपि परिलक्ष्यन्ते। साइकोसोमेटिक कश्चन संदर्भः वर्तते, अर्थात कश्चन तादृशः अंशः यस्य सम्बन्धः स्यात् मस्तिष्केन किन्तु प्रभावः यदि शरीरे अपि दृश्यते तत् साइकोसोमेट्रिक इति कथ्यते। इत्थम् एतादृशानि यानि कारणानि भवन्ति मनोवैज्ञानिककारणानि, तेन कारणेनापि अस्माकं व्यक्तित्वं पृथक् पृथक् दृश्यते। वयं समानाः। तो इस प्रकार से आप बस पहले व्यक्तित्व का थोड़ा परिचय लिखेंगे, 5-7 परिभाषाएं लिख लेंगे, फिर उसको एक बार उपसंहार रूप में लिखेंगे कि व्यक्तित्व वास्तव में अब क्या निकला निष्कर्ष, फिर कुछ कारण लिखेंगे, इसके बाद कुछ प्रकारों को लिखेंगे। इस व्यक्तित्व से प्रकार है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्रमबद्ध अपने रिपोर्ट अपने प्रतिवेदन में लिखेंगे। व्यक्तित्व से वर्गीकरणे प्रायशः मनोवैज्ञानिकेषु मतवैभिन्यं दृश्यते। मतवैभिन्यम् इत्युक्ते सर्वे जनाः समानरूपेण न स्वीकुर्वन्ति यत् व्यक्तित्वस्य प्रकारः वस्तुतः द्विविधः त्रिविधः पञ्चविधः दशविधः वा वर्तते। सर्वेषां भिन्नं भिन्नं मतं वर्तते, अत एव मतवैभिन्यम्। अतोऽत्र केषाञ्चन प्रसिद्धमनोवैज्ञानिकानां वर्गीकरणं प्रस्तूयते। वस्तुतः हिप्पोक्रेट्स् महोदयः ईस्वीपूर्व 4th शताब्द्यां शारीरिकद्रव्याणाम् आधारेण व्यक्तित्वस्य विभाजनं चतुर्धा अकरोत्। प्रथमः कफयुक्तः, एतादृशः जनः वस्तुतः निर्बलः निष्क्रियः च जनः दृश्यते। सर्वदा वस्तुतः अयं रोगग्रस्तः एव दृश्यते। काशेन सर्वदा अयं संतप्तः भवति। अन्यः क्रोधयुक्तः जनः क्रोधशीलः वर्तते। बारंबारं तस्य वस्तुतः या मनोग्रन्थयः भवन्ति, तासु ग्रन्थिषु तादृशानि द्रव्याणि प्रवाहमानानि भवन्ति, येषां कारणेन बारं सः क्रुध्यति। तर्हि तादृशः जनः क्रोधयुक्तः जनः। पुनः नैराश्यजनः, सर्वदा निराशावादः एव तस्मिन् दृश्यते। सर्वेषु क्षेत्रेषु सः नैराश्यताम् एव बारं प्रदर्शयति। समाजेन कदापि सः वस्तुतः प्रसन्नः न दृश्यते। समाजस्य कार्येण, स्वस्य कार्येण, जनानां कार्येण वा सर्वदा निराशयुक्तः भवति। पुनः रक्तवर्णः प्रसन्नचित्तः। अन्तिमः यः भेदः वर्तते हिप्पोक्रेट्स् महोदयः, सः वर्तते यत् तस्य रक्तवर्णः भवति, सः मुखे तस्य प्रसन्नता सर्वदैव दृश्यते। मुखे प्रसन्नता सदा एव द्रष्टुं शक्यते यदा चित्ते अथवा मनसि सः प्रसन्नः दृश्यते। इत्थमेव वार्ष्मन् महोदयानुसारं जनानां भेदः वस्तुतः नवविधः वर्तते। सामान्यः स्वस्थश्च, अविकसितः शारीरिकः, कुपोषितः, स्नायुक्यः, अपंगः, मूर्छारोगयुक्तः, चतुरः, मन्दमतिः, मंदितमतिः इत्यादयः भेदाः सन्ति। तथैव कैचमर् महोदयः चतुर्धा विभाजनम् अकरोत्। एस्थेनेटिकः अयं वस्तुकः लेप्टोसोमिकः अपि कथ्यते। अयं लम्बशिरः, लम्बपादः, सूक्ष्मनितम्बाकारः, लम्बाकायः वा भवति। पुनः एथलेटिक् भवति, सः लम्बशिरः, सामान्यशरीरावयवः तस्य अवयवाः भवन्ति, विशालबाहुः भवति, सुविकसितशरीरश्च अयं दृश्यते। सुडौल् इति वक्तुं शक्यते। पुनः पिकनिकः भवति, अयं विवृतशिरः, लम्बशिरः, लघुपादः, विशालबाहुः, विशालनितम्बयुक्तस्य सः भवति प्रायः। पुनः
डिसप्लास्टिक अयं जनः मिश्रितः भवति। सामान्यतः केनचित् ग्रन्थिरोगेण पीडितोऽयं जनः वस्तुतः दृश्यते समाजे। तस्य विकासः सर्वदा यथा सामान्यानां विकासः जायते तद्वत् नैव। पुनः थॉर्नडाइक महोदयः निगदति यत् त्रिविधाः जनाः भवन्ति: सूक्ष्मविचारकाः, प्रत्ययविचारकाः, पुनः स्थूलविचारकाश्च। सूक्ष्मविचारकाः इत्युक्ते लघु लघु अंशेषु अपि वस्तुतः विचारं कुर्वन्ति उपलब्धानां संसाधनानां सन्दर्भे। प्रत्ययविचारकाः ते भवन्ति ये अविद्यमानानाम् अंशानां विषये अपि विचारं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। पुनः स्थूलविचारकाः भवन्ति ये विद्यमानानां विषयवस्तुनः विषये विचारं कर्तुं प्रभवन्ति। तर्हि थॉर्नडाइक महोदयानाम् अनुसारं त्रिविधाः जनाः भवन्ति। पुनः टैस्मर् महोदयः अयं निगदति यत् प्रतिभाशालिनः प्रखरबुद्धयः, तीव्रबुद्धयः, सामान्यबुद्धयः, मन्दबुद्धयः, निर्बलबुद्धयः, मूर्खाः, जडाः अथवा मूढाश्च जनाः भवन्ति। इत्थं व्यक्तित्वानाम् एतैः पृथक् पृथक् विभाजनं कृतं। भवन्तः एतत् संपूर्णमपि स्वस्य प्रतिवेदन पुस्तिकायां लिखन्ति। आप सभी इसको क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। तो अब तक हमने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में पढ़ा, समझा और लिख लिया। अब वस्तुतः व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में यहाँ से चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से देखते हैं तो आज के समाज में व्यक्तित्व मापन की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। मुख्य रूप से कुछ प्रश्नावली विधि, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, क्रिया परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, व्यक्तित्व परिसूची विधि, प्रक्षेपण विधि, ये सारी विधियां प्रचलित हैं। लेकिन जो सबसे इस समय आसान प्रयोग करने में है और सबसे ज्यादा प्रचलित है वो होती है प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण मतलब किसी भी उपकरण का उपयोग करके व्यक्तित्व को मापने की जो विधा है उसको बोलते हैं प्रक्षेपण विधि। जैसे प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर यदि कोई अस्पष्ट देता है या जानबूझ करके प्रश्न का उत्तर बदल देता है तब उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए इसका उपयोग इतना आसान नहीं होता है। जीवन इतिहास विधि जो है वो इतना व्ययसाध्य है, इतनी विस्तृत है और प्रशिक्षित यदि व्यक्ति न हो तब समस्या होती है, इसलिए सबके द्वारा यह किया जाने वाला नहीं है। फिर साक्षात्कार विधि है। साक्षात्कार में दो तरह का संरचित और असंरचित साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार में व्यक्ति की का सीमांकन हो, चाहे तो कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे या बदल करके उत्तर दे तो हमेशा परिणाम जो है प्रभावित होता है। क्रिया परीक्षण विधि में हम जब क्रिया परीक्षण मतलब कोई समूह में कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है या समाज में बस उसको देखना, ऑब्जर्व करना, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर देना। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो मानक हैं उसके अनुसार यदि व्यवहार कर रहा है तब तो ठीक है, यदि उसने उससे अलग व्यवहार कर दिया तो हमारे अनुसार यानी जो निर्धारण हम करने बैठे हैं हमारे अनुसार ही वो कई बार गलत हो जाएगा। इसलिए क्रिया परीक्षण विधि में भी हमेशा व्यक्ति के वैयक्तिक जो विचार है या वैयक्तिक जो मत है उसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि मतलब परिस्थिति में निर्णय लेने का सामर्थ्य। यद्यपि जितने भी आजकल जो साक्षात्कार होते हैं उसमें परिस्थिति के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ जॉब दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो सामान्यतः उस परिस्थिति में डाल करके भी देखा जाता है कि यह व्यक्ति कार्य करने में सफल हो रहा है या नहीं। यह भी करना थोड़ा सा परिस्थिति बनाना, अनुरूपित दशा या फिर प्रश्न के उत्तर के आधार पर निर्धारित करना आसान इतना नहीं है। फिर मानदंड मूल्यांकन विधि, एक मानक देख लिया जाए, मानक से व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ठीक है, मानक जैसे भी हो, सही हो या गलत हो, व्यक्ति की उसमें वैयक्तिक जो गुण है उसका प्रभाव इसमें नहीं दिखाई देता है। या उसका जो हम जानते हैं कि सबकी अपनी अलग अलग विशेषता हो। मानक निर्धारण जैसे मान लीजिए परीक्षा कर लेनी है तो परीक्षा में जो प्रश्न है उसका उत्तर दे देना है। हो सकता है किसी को बोल करके उत्तर देना अच्छा लगता हो, अगले को करके दिखाना अच्छा लगता हो, अगले को लिख करके बताना अच्छा लगता हो, किसी को उस पर कार्य करना अच्छा लगता हो। तो इन सबको ताक पे रख करके सिर्फ जो अच्छा लिखेगा उसी को अंक मिलेगा, जो अच्छा नहीं लिखेगा उसको अंक नहीं मिलेगा। तो मानदंड मूल्यांकन विधि भी इस तरह से प्रभावित होती है। फिर व्यक्तित्व परिसूची विधि है। कुछ निर्धारण कर दिया, उसमें डाल दिया कि गुण धर्मों के आधार पर ऐसा होगा।
कुल मिलाकर के सारी विधियां 1 से लेकर 7 क्रम तक उपयोग तो की जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक के द्वारा बड़े ही सावधानी पूर्वक उपयोग करने योग्य है। प्रक्षेपण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें पहले से बने हुए मानक हैं, पहले से कुछ कार्डबोर्ड बने हुए हैं और इसके आधार पर जैसा व्यक्ति बता रहा है, चूंकि ये मानकीकृत करके बनाए गए हैं, तो लगभग संभावना होती है कि उसके कुछ गुणधर्मों का प्रभाव हो मिल जाए। हमने पहले भी बताया कि किसी भी एक परीक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसको हम सभी ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम फिर प्रक्षेपण विधि के आधार पर अपना प्रतिवेदन लिखेंगे और इसी में से एक विधि का उपयोग करके हम प्रयोग भी करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रक्षेपण विधि कहते किसे हैं? तो आप जैसे लिखा हुआ है ऐसे हूबहू अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, इसको विस्तार दे सकते हैं, अपनी भाषा में परिवर्तित करके लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे व्यक्तित्व मापने सर्वप्रसिद्धाः विधयः भवन्ति प्रशिक्षण विधयः। अस्य विधेः प्रथम प्रयोगकर्ता आसीत् एल फ्रैंक महोदयः। प्रक्षेपण शब्दस्य अर्थं प्रतिपादयन् अयं फ्रैंक महोदयः निगदति यत् व्यक्तिः स्वकार्यं कथम् अवगच्छति, कथं करोति चेत्यनेन ज्ञायते तस्य आंतरिक भावः। अर्थात एकस्मिन् परिस्थितौ एकस्य व्यक्तेः यादृशः व्यवहारः भवति, सामान्यतः तद्वदेव व्यवहारः अन्यासु परिस्थितिषु अपि स्यादिति अनुमन्तुं शक्यते। तद अनुमीय एव जनाः तस्य व्यक्तेः निर्धारणम् अयं जनः एतादृशः इति कुर्वन्ति। मर्फी महोदयः निगदति यत् विधिपूर्वकं व्यक्तित्वपरीक्षणं समग्ररूपेण व्यक्तित्वं निर्धारयति। यत् किमपि करोति व्यक्तित्वं तत् सम्पूर्णं क्रियया प्रक्षेपयति। अतः प्रक्षेपितायाः क्रियायाः अध्ययनमेव भवति प्रक्षेपण विधौ। प्रक्षेपितम् इत्युक्ते समाजे क्रियमाणः व्यवहारः एव वस्तुतः प्रक्षेपणमिति। जनस्य यादृशाः आन्तरिक विचाराः भवन्ति, तद्वदेव तस्य क्रियाः अपि समाजे अवलोक्यन्ते। तर्हि समाजे आंतरिक विचाराणाम् आधारेण प्रेक्षितः सामाजिकः व्यवहारः एव प्रक्षेपण विधिना जायते क्रियते। गुडेनफ महोदयः निगदति यत् प्रक्षेपण विधि निदानात्मक विधिः वर्तते, यः न्यायादर्शस्य अपेक्षया विज्ञानाधारितः भवति। अन्येषु परीक्षणेषु चेतन मनसः अध्ययनं भवति, परं विधावस्मिन् अचेतन मनसः अध्ययनं जायते। सामान्यतः चेतन इत्युक्ते जनः यदा चेतनावस्थायां वर्तते तर्हि यादृशः व्यवहारः तस्य दृश्यते तस्य निर्धारणं कुर्मः। किन्तु प्रक्षेपण विधौ तस्य मनसि यदि केचन विचाराः चलन्ति, काश्चन परिस्थितयः यदि सन्ति, तर्हि सः किं विचारयति तत् सम्पूर्णमपि अचेतन मनसः विचाराः अपि तस्य क्रियामाध्यमेन अवलोक्यन्ते। विचाराणाम् अवलोकनं क्रियामाध्यमेन कर्तुं शक्यते। अतः एव अचेतन मनसः अध्ययनमपि प्रक्षेपण विधिना जायते इति गुड एनफ। सामान्यतः वयं पश्यामश्चेत् हर्मन रोर्सा महोदयेन रोर्सा मसी चिह्न परीक्षणं, पुनः थेमेटिक अपर्सिएशन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षणं, पुनः चिल्ड्रंस अपर्सिएशन टेस्ट बालांतर्बोध परीक्षणं, पुनः वर्ड एसोसिएशन टेस्ट शब्द साहचारी विधयः इत्येते विधयः सामान्यतया प्रक्षेपण विधौ अनुस्यूताः सन्ति। केवलम् एतावन्तः एव न सन्ति, एतदतिरिच्य अपि बहूनि परीक्षणानि प्रक्षेपण विधेः प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तः भवन्ति। किन्तु एतानि परीक्षणानि वस्तुतः जनसामान्येषु प्रचलितानि सन्ति। एतेषु एव प्रथमं परीक्षणं रोर्सा मसी चिह्न परीक्षणं यद्वर्तते, तं परीक्षणं स्वीकृत्य अस्माभिः कक्षायां प्रयोगः करिष्यते। अतः इतः अग्रे वयं तस्य संदर्भे चर्चां करिष्यामः। सामान्यतः एतेषु सर्वेषु संदर्भेषु अपि अत्यन्तं संक्षिप्ततया एकवारं चर्चां कुर्मः। तर्हि थेमेटिक अपर्सिएशन टेस्ट यद वर्तते तद यह टीएटी जो है प्रसंग अंतर्बोध परीक्षण है।
इसको हेनरी मुनरो ने, मैरी और मॉर्गन ने बनाया था। वस्तुतः हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये दोनों प्राध्यापक अनुसंधाता थे। 1930 में इसको इन्होंने डेवलप किया। इसमें 31 कार्ड हैं, जिसमें से 10 कार्ड ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुषों पर उपयोग किए जाते हैं, 10 कार्ड ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं पर उपयोग किए जाते हैं, और बाकी के जो 10 कार्ड हैं वो पुरुष और महिला दोनों पर उपयोग किए जा सकते हैं। एक कार्ड इसमें ब्लैंक है, सादा है, और वो सबके लिए उपयोग किए जा सकते हैं, पुरुष हो या स्त्री। इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति पर उपयोग करने के लिए 21 कार्ड दिए जाते हैं। कार्ड मतलब ये पूरे A4 साइज के एक तरह से पेपर्स हैं, कार्ड हैं, और स्केचिंग करके पेंसिल से इसको बनाया गया है। इसको देख करके इसमें कुछ चित्र ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों को देख करके और कौन सा प्रसंग होगा इसके बारे में एक कथा लिखनी होती है। अगले को कहा जाता है कि आप इसके बारे में जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में लिखिए। तो व्यक्ति को वस्तुतः उसके अंतर्मन में जो चीजें चलती रहती हैं उन्हीं से रिलेट करके, उन्हीं से संबंधित करके वो एक कथानक लिखता है। फिर कथानक के आधार पर व्यक्ति कहाँ गया, कैसा गया, इसके लिए कुछ टर्म निर्धारित किया इन्होंने, कि अगर व्यक्ति जैसे पहला चार्ट लें तो बच्चा दुखी है या खुश है या पढ़ रहा है, ऐसा देख रहा है, तो इसके आधार पर फिर क्या निष्कर्ष निकाला जाए, इसके लिए उन्होंने एक अपना मैनुअल में लिख रखा है। उसके आधार पर बड़े आसानी से हम निर्धारण कर पाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ऐसा है। इसी प्रकार से इसका एक कार्ड ये बड़े साइज में हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से चिल्ड्रंस अप्रिसिएशन टेस्ट CAT है। यह वस्तुतः ये लियोपोल्ड बेलेक एंड सोनिया S बलेक ने इसको पहली बार 1949 में प्रस्तुत किया था। और इसमें 10 कार्ड हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए बनाए गए हैं। 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें बच्चों से कहा जाता है इस कार्ड को देख करके वो एक कहानी लिखें। यदि नहीं लिख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रयोग करता है वो स्वयं भी लिखता है उसकी बातों को सुन करके, और उसके आधार पर फिर हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। इसके भी एक कार्ड बड़े तौर पे हम देखते हैं। और इसी प्रकार से हरमन रोसा का है, जो स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, 1921 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसमें 10 कार्ड हैं कुल, जिसमें से वस्तुतः 3 कार्ड जो हैं वो पूरे ब्लैक हैं, केवल ब्लैक एंड व्हाइट है, सफ़ेद और काला। 2 कार्ड मिश्रित हैं और बाकी 5 कार्ड कलरफुल हैं। तो 10 कार्ड हैं, ये स्याही डाल करके इन्होंने डेवलप किया था, और इसके आधार पर भी हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ये किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति पर डाला जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, और इसके आधार पर उन्होंने एक मैनुअल दिया है। इस मैनुअल से हम ज्ञात करते हैं किस व्यक्ति को कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। इसके आधार पर वस्तुतः आकृति के आधार पर उसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा, इसका निर्धारण हम करते हैं। बाकी परीक्षणों के बारे में आप थोड़ा सा परिचय लिखने के बाद अब हरमन रोसा जो सियाही धब्बा परीक्षण, इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखेंगे। रोसा मसी चिन्ह परीक्षण। स्विट्जरलैंड देशस्य हरमन रोसा महोदय प्रक्षेपण परीक्षणस्य निर्माणम् अकरोत्। अस्य तस्य नाम्ना एव अस्य परीक्षणस्य नाम रोर्सा मसी चिह्न परीक्षणमिति जातम्। सम्प्रति परीक्षणमिदम् अतीव महत्वपूर्णं वर्तते। अत्र संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मकानां च त्रयाणामपि पक्षाणां परीक्षणं भवति। परीक्षण सामग्र्यः भविष्यन्ति 10 फलकानि मसी चिह्नयुक्तानि, येषु 5 कृष्णवर्णात्मकानि, कृष्ण रक्तवर्णात्मकं द्वयं, विविधवर्णात्मकं च त्रयम्। इत्थं पंच वस्तुतः श्वेतकृष्ण, पंच इतोपि वर्णयुक्तम् इति। पुनः परीक्षण विधयः भविष्यति। प्रयोज्याय मसी चिह्नयुक्तं फलकं दर्शयति प्रयोगकर्ता। फलकं पश्य, फलकं प्रदर्श्य पृच्छति, फलके चिह्ने भवान् किं पश्यति।
पुनः कस्माच्चित् क्षणात् परम् अन्यं फलकं प्रदर्श्य पृच्छति यत् अस्मिन् किं पश्यति। पुनः प्रयोगकर्ता प्रयोज्यस्योत्तरं लिखति। एवं क्रमेण सः सम्पूर्णमपि फलकम् एकैकं प्रदर्शयति। फलकं पुनः प्रदर्श्य पृच्छति याम् आकृतिं भवान् दृष्टवान् सा चिह्ने कुत्र वर्तते। एवम् अस्य प्रक्रिया चलति। तर्हि क्रमबद्धरूपेण पूर्वं एकैकं फलकं प्रदर्श्य सः प्रयोगकर्ता प्रयोज्यं प्रति प्रदर्शयति, तस्य उत्तराणि लिखति। अन्ते पृच्छति यत् भवान् अनेन परीक्षणेन किं ज्ञातवान्, किम् अनुभूतवान्, किम् अग्रे पुनः परीक्षणार्थम् आह्वयामश्चेत् आगमिष्यति न वा इत्यादिकम् अत्र लिखन्तु भवन्तः। पुनः अग्रे परीक्षण विश्लेषणं कुर्वन्तु यत् प्रयोगकर्ता प्राप्त उत्तराणां विश्लेषणं करोति यत् स्थानदृष्ट्या प्रयोज्यस्यानुक्रिया पूर्णे फलके एव आसीत् अथवा कस्मिंश्चित् एकस्मिन्नेव भागे। इत्थं वस्तुतः ज्ञायते यत् एकस्मिन्नेव भागे वर्तते चेत् अयं जनः सम्पूर्णं कदापि प्रश्नमपि न शृणोतु साक्षात् उत्तरार्थम् आगच्छति। तेन किं जायते, प्रश्नस्य अन्ते यदि किमपि परिवर्तितं भवति, कश्चन शब्दः परिवर्तितः भवति चेत् तद् तस्य अवधाने न भवति और तस्य प्रतिक्रियाः प्रायशः अनुकूलाः न जायन्ते। सः बहु शीघ्रतया कार्यं करोति, अतः सर्वाणि अपि कार्याणि सिद्धानि नैव जायन्ते इति अनेन ज्ञायते। पुनः निर्धारणं प्रतिक्रियाणाम् आधारेण चिह्नः, वर्णः, आकृतिः वा आसीत् अथवा पृथक्। वस्तुतः सः निर्धारयति यत्र यत् प्रयोज्येन यदुत्तरं दत्तं तद् अनुकूलम् आसीत् अथवा प्रतिकूलं। पुनः विषयः, प्रयोज्यः चिह्ने कीदृशम् आकृतिं दृष्टवान्, बालकानां, मानवानां, पशुपक्षिणां, प्रकृतिदृश्यानाम् इत्यनेन ज्ञायते यत् अस्य जनस्य वस्तुतः कस्मिन् क्षेत्रे अवधानं भवति अथवा मस्तिष्के के अंशाः प्रचलन्तः भवन्ति प्रयोज्यस्य इति। पुनः समय प्रतिक्रिया कालेन यत् प्रयोज्येन व्ययितः समयः प्रतिक्रियायाश्च प्रकारः, बहु विचार्य कार्यं करोति अथवा साक्षात् कार्यार्थम् उद्दीप्तः भवति इत्यादिकम् अत्र जायते। पुनः निष्कर्षरूपेण लिखामः यत् यदि प्रयोज्यस्यानुक्रिया सम्पूर्णे फलके अस्ति तर्हि सः सैद्धान्तिकः अस्ति, न तु व्यवहारिकः। कस्मिंश्चित् भागे प्रतिक्रिया अस्ति तर्हि सः अनावश्यकरूपेण चिन्तातुरः वाचालश्चास्ति। जनानां, पशूनां विषये यदि अनुक्रिया अस्ति तर्हि प्रयोज्यः अन्तर्मुखी अन्यथा बहिर्मुखी अस्ति। यदि अनुक्रिया वर्णे कृष्ण रक्तादौ अस्ति तर्हि सः संवेगात्मकः अस्ति, अन्यथा संवेगविहीनः इति वक्तुं शक्यते। इत्थं निष्कर्षरूपेण लिखितुं शक्यते। तर्हि भवन्तः आप सभी एक लेकर के आएंगे अपना पत्र, एक दो स्केच पेन जिससे हम कलर डाल के एक बार प्रयोग करके देखेंगे और फिर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। जब भी हमें भौतिक रूप से किसी छात्र का परीक्षण करना होगा तब वहां पर हम ओरिजिनल रोरसाक से ही धब्बा परीक्षण का उपयोग करके और फिर देखेंगे और उसमें जो हमें मानक लिखे गए हैं मैनुअल में उनका प्रयोग करके फिर निष्कर्ष निकालेंगे। अन्ते किंचित महत्वमपि एतस्य लिखन्तु, इसका महत्व भी लिखें। व्यक्तिगत निर्देशने प्रयोगोऽयम् अत्यन्तम् उपकरोति, अर्थात अनेन प्रयोग माध्यमेन मनोवैज्ञानिकाः जनानां बुद्धिं, सामाजिकताम्, अनुकूलनं, संवेगम्, अभिवृत्तिं, वैयक्तिक भिन्नतां, क्रियात्मक गतिविधि, ध्यानम्, अवधानं च परीक्ष्य तान् व्यक्तिगतरूपेण महत्वपूर्णं निर्देशनं दातुं शक्नुवन्ति। प्रायशः वयं पश्यामः यत् समाजे कश्चनपि जनः स्ववृत्त्या पूर्णतः सन्तुष्टः नैव दृश्यते। दशाधिकाः एव जनाः शतं जनेषु न तादृशाः मिलिष्यन्ति ये स्वकीयेन कार्येण सन्तुष्टाः सन्ति। तर्हि यदि तेषाम् अध्ययनकाले अथवा विकासस्य यदा ते किशोरावस्थायां भवन्ति तस्मिन्नेव काले तेषां व्यक्तित्वं परीक्ष्य तेभ्यः तदनुकूलं मार्गदर्शनं दीयते चेत् नूनमेव समाजस्य कृते योग्याः नागरिकाः मिलिष्यन्ति। पुनः सः जनः अपि स्वकीयेन कार्येण सन्तुष्टः सन्
सम्यक्तया समाजस्य योगदानं करिष्यति, योग्यः नागरिकः भविष्यति इति। इत्थं भवन्तः सम्पूर्णमपि एतत् प्रयोगं क्रमबद्धरीत्या विलिख्य अद्यैव स्थापयन्तु। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।